हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर, जो कि डीएड डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 में 3.2 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में आज हम 3.3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 3.3 क्या है हमारा। 3.3 है हमारा शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्थानीय सामुदायिक समर्थन और संसाधनों को संगठित करना। तो इसमें हमारे और भी पॉइंट वाइज हैं जिनको हमें कवर करना है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि समुदाय आधारित समावेशी विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये क्या है, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघों ने 1970 के दशक में संसाधन सीमित समूहों में पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के रूप में समुदाय आधारित पुनर्वास अर्थात सीबीआर को परिभाषित किया था। 2004 में संयुक्त स्थिति पत्र, जिसको ILO, यूनेस्को, WHO के प्रकाशन के साथ इस परिभाषा का विस्तार हुआ था, जिसने सीबीआर को सभी विकलांग लोगों के पुनर्वास, अवसरों की समानता और सामाजिक समावेशन के लिए सामान्य सामुदायिक विकास के भीतर एक रणनीति के रूप में परिभाषित किया। अर्थात इसका ये मतलब है कि जो समुदाय आधारित समावेशी विकास था, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के संगठन शामिल थे, जैसे कि ILO, यूनेस्को और WHO। ये सभी इसमें शामिल थे और इन सभी संगठनों के माध्यम से एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970 के दशक में जो संसाधन सीमित थे दिव्यांगों के लिए, उसको और भी अधिक पैमाने पर बना करके इन बच्चों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा था वो इन सभी के माध्यम से किया जा रहा था, जैसे कि ILO और यूनेस्को, WHO के द्वारा। तो इसमें जो भी सीमित संसाधन था उस संसाधन को बढ़ाना, फिर उन बच्चों तक पुनर्वास के तौर पर उसको पहुंचाना, ये सभी जो कार्य थे वो ये सभी संगठन मिलकर के कर रहे थे। और ये सब पहले अपनी एक योजना बनाते थे, फिर उस योजना के माध्यम से जो भी चीज़ें कमी महसूस हो रही थी उन सभी चीज़ों पर ये कार्य करके और उसको बना करके फिर बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, मतलब पुनर्वास प्रदान करने का ये प्रयास कर रहे थे। इस तरीके की योजना या रणनीति बन रही थी। 2010 में सीबीआर दिशा निर्देश प्रकाशित किए गए। WHO, ILO और यूनेस्को, IDDC ये सभी इसमें शामिल थे। संयुक्त स्थिति पत्र और DPO और दृष्टिकोण के व्यवसायी अनुभव के आधार पर दिशा निर्देश और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन, ये सभी चीज़ें वहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जा रहा था और एक क्रॉस दिव्यांगता को वहाँ पर ध्यान में रख करके ये सभी कार्यक्रम बनाए जा रहे थे। एक बहुक्षेत्रीय और अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य सामुदायिक आधारित समावेशी विकास CBID प्राप्त करना था और इस समय से चिकित्सकों और DPO ने दृष्टिकोण के अधिक सटीक प्रतिबिंब के रूप में CBID को तेजी से अपनाया। यानी कि जो भी इसमें सारे कार्य किए जा रहे थे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कार्य किसी एक क्षेत्र में किए जा रहे थे, कुछ तो पहले सीमित मतलब था ही, लेकिन बाद में फिर उस चीज़ को बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों को एक साथ लिया गया और जो भी दृष्ट दिव्यांग लोगों के अधिकार थे उन अधिकारों को देखते हुए उसी आधार पर योजना बना करके उनको पुनर्वास देने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ों का वहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा था, जैसे कि चिकित्सकों का या फिर अन्य जो उन्हें थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं या फिर अन्य किसी माध्यम के द्वारा अगर उन्हें ठीक किया जा सकता है या फिर उन्हें और भी सलाहकार की ज़रूरत है, तो फिर ये सभी जो प्रतिबंध थे वो सभी वहाँ पर कह लीजिए कि व्यवस्थित किए जा रहे थे और इन सब में बढ़ोतरी की जा रही थी। तो वही होता है एक समुदाय आधारित आपका विकास।
यानी कि हर एक क्षेत्र में विकास करना ही, बहु क्षेत्रों में विकास करना ही क्या कहलाता है, आपका समुदाय आधारित विकास कहलाता है। और इसमें आपका कोई एक क्षेत्र नहीं होता है, इसमें लगभग सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। जैसे एक बच्चा दिव्यांग है तो फिर उसको उपकरण की ज़रूरत है, तो उसमें भी विकास करना सभी संगठनों का, कि उसको उपकरण कब और जब ज़रूरत होगी या आवश्यकता उसकी नीड होगी तो फिर उसको हमें प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए वो पहले से सारे योजनाओं को बना कर रखते हैं। फिर उसके बाद उसको शिक्षा की ज़रूरत है, चिकित्सक की ज़रूरत है, सलाहकार की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। तो सभी क्षेत्रों में वो अपने आदमी लगा रखे थे कि फिर बच्चे को जो भी ज़रूरत होगी ये सभी हमारे जो संगठन में शामिल हैं ये सभी लोग उन सभी का निवारण करेंगे। जो भी उधर से प्रॉब्लम आएगी वो सभी उसका निवारण करेंगे। आगे CBID को अब केवल पुनर्वास स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रक्रिया के रूप में ही नहीं देखा जाता था, बल्कि एक दृष्टिकोण के रूप में इसको देखा जाने लगा था, क्योंकि ये कई क्षेत्रों को पार करता था और इसके बाद ये बहुक्षेत्रीय जुड़ाव था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और उनके साथ में ये एक तरीके से संबंध स्थापित कर लेते थे और उनके साथ में समायोजन करके एक समन्वय जो होता है, मतलब वहाँ पे एक समायोजन करना, ये सभी जुड़ाव कर करके और उनके साथ में समन्वय या समायोजन कर लेते थे। उसके द्वारा फिर ये लोगों को लाभ पहुँचाते थे। CBR और CBID में ये परिवर्तन तत्काल नहीं हुआ था और CBR और CBID शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं और ये जो भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। मतलब CBR और CBID ये दोनों एक ही हैं, लेकिन कभी कभी ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है क्योंकि दोनों का जो कार्य है वो सेम ही है। हालांकि दृष्टिकोण को लागू करने वाले जो कार्यक्रम और पहलू थे उन सभी को सीमित समूहों में पुनर्वास सेवाओं से लेकर के बहुक्षेत्रीय अधिकार आधारित कार्यक्रमों तक काम की निरंतरता के साथ में देखा जा सकता था और समावेशी सामुदायिक विकास को भी प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ में ये काम करते भी थे। समुदाय आधारित समावेशी विकास CBID प्रथा समावेशी समाजों के निर्माण पर आधारित भी था, जहां विकलांग लोगों को अपने समुदाय के अन्य लोगों की तरह सामाजिक और विकास लाभों तक पहुंच प्राप्त हो। तर्क ये भी है यहाँ पे कि किसी भी कारण से अगर विकास से बाहर रखा जाना है किसी को भी और विकास प्रक्रियाओं में उसको शामिल नहीं करना है या उसकी शामिल करने से गरीबी कम होती है, सामुदायिक लचीलापन वहाँ पे बनता है और पूरे समाज को वहाँ पे लाभ होता है, तो लोग मिल करके उन मुद्दों का विश्लेषण कर डालते हैं और समाधान करते हैं फिर, और इससे फिर जो भी लाभकर्ता होगा उसको काफ़ी लाभ भी मिलता है। और जिसको जो नीड्स होती है, जिस भी व्यक्ति या मतलब जो दिव्यांग होता है या कह लीजिए कि जो बालक है दिव्यांग है, उसको समुदाय के द्वारा या जो ये सभी संगठन है इसके द्वारा फिर काफ़ी लाभ भी मिलता है। CBID को लागू करने की जो रीढ़ थी वो सामुदायिक गतिशीलता है और सामुदायिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्यवाही को समुदाय द्वारा ही सुविधा प्रदाताओं के द्वारा ये प्रेरित किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, समुदाय का मतलब इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और सभी लोग अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं और जो भी इनको कार्य दिया जाता है उसको काफ़ी गति के साथ में ये करते हैं, ताकि फिर उसमें जो भी लोग भाग ले रहे हैं वो व्यक्ति मतलब लगातार लाभ ले सके और फिर जो लाभ उसको मिल रहा उसके द्वारा फिर वो अपने जीवन में काफ़ी सुधार कर सके, जीवन यापन अच्छे से कर सके। जिसमें जो संगठन है वो योजनाबद्ध तरीके से सारे कार्य को संपन्न करती है। इसमें और भी चीज़ें शामिल है, जैसे कि इसका कार्यान्वयन उस संदर्भ के आधार पर भिन्न होता है जिसमें ये संचालित होता है, लेकिन आमतौर पर ये सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित भी इसमें किया जाता है। जिसमें पॉइंट वाइज कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे कि सक्रिय समुदाय जो एक्टिव पर्सन्स होते हैं, ये सभी लोग कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। CBID के नीचे से ऊपर तक काम करती है और इसमें जो भागीदारी होती है ये लगभग सभी
जो कार्य होते हैं उन सभी में ये अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। और इसी के साथ में ये एक तरीके से जो इनका समुदाय बनता है वो कह लीजिए कि काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को कर करके ये एक समूह में रह करके लोगों को वहाँ पर लाभ पहुँचाना शुरू करते हैं। और इसमें ये काफ़ी हद तक सक्षम भी होते हैं और जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों की भी ये रक्षा करते हुए उनको जो अधिकार प्राप्त हैं उस चीज़ को ये मतलब लाभ उनको पहुँचाते हैं, जो भी उनको लाभ मिलना होता है या जिसके वे पात्र होते हैं। आगे बात करेंगे स्थानीय स्तर पर समावेशी प्रणाली। तो CBID सुनिश्चित करती है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इन सभी में शामिल किया जाए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे कि उनको मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग है या शिक्षा विभाग है या सामाजिक है, परिवहन है, आजीविका जैसी समावेशी जो गुणवत्ता प्रणाली है, इन सभी में उनको जोड़ करके जो भी उनके लायक या कह लीजिए उनकी क्षमता है उसके अनुसार फिर उनको वो व्यवसाय से संबंधित सारी चीज़ें सिखा करके उनका समर्थन किया जाता है और फिर उनको उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी हद तक उनको शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि उचित व्यक्तिगत सहायता। उचित व्यक्तिगत सहायता का मतलब ये होगा कि CBID ये सुनिश्चित करती है इसमें कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं और उनके परिवार होते हैं उनकी क्षमता और आत्मविश्वास अगर है तो उस परिवार में जो सामुदायिक जीवन है वो सक्रिय रूप से अगर वे भाग ले रहे हैं तो फिर उनको सहायता प्रदान की जाए। इसमें जो भी सहकर्मी होगा उसको सहायता पूर्ण कार्य भी दिए जाएं कि मतलब अगर आप उसको कोई कार्य दे रहे हैं तो फिर उसको सहायता भी करिए ताकि उस कार्य को वो संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ समूहों में भी उसको कुछ कार्य दिए जाते हैं जिसको वो भली भांत उसको संपन्न भी करता है और सहायता के साथ ही संपन्न करता है। और उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है, समस्या दिख रही है तो फिर शीघ्र हस्तक्षेप, पुनर्वास और व्यक्तिगत सहायता इन सभी सेवाओं को प्रदान भी वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव का मतलब ये होता है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी आवाज़, पसंद, गरिमा और स्वायत्तता को यहाँ पे बढ़ावा देता है और उनकी सुरक्षा भी करता है। इसके साथ साथ कलंक और पूर्वाग्रह को कम करता है। मतलब अगर अपवाद स्वरूप इनके बारे में कोई भी बातचीत हो रही है तो फिर उस चीज़ को वहाँ पर नकारात्मक तरीके से उसको हटाया जाता है और फिर सक्रिय रूप से काम करना उनको सिखाया जाता है और समानता की अधिकार में उनको लाया जाता है और मुख्य धारा में जोड़ करके उनको भी जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार दिलाया जाता है, अर्थात उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सक्षम वातावरण बनाना और दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को जुटाना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि सामुदायिक जो गतिशीलता होती है किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में ही लोगों को जागरूक करने और मांग करने, फिर उसके बाद संसाधनों और सेवाओं का वितरण करने में आदि इन सभी में सहायता करती है। इसके साथ साथ उनमें स्थिरता और आत्मनिर्भरता को भी ये बढ़ावा देती है। इनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है और मजबूत करने के लिए इनको जितना संभव हो उतना हितधारकों के साथ में इनको जोड़ने का भी प्रयास करती है। इसमें बहुत से ऐसे दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और समुदाय के विभिन्न हिस्सों के लोग एक समान लक्ष्य साझा करते हैं और ज़रूरतों की पहचान करते हुए समाधान करते हुए उस चीज़ को फिर हिस्सा बन करके प्राप्त भी करते हैं और सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं, एक्टिव रहते हैं। मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए, जो उद्देश्य होता है उनको वो प्राप्त करने के लिए उसमें वो एक्टिव तरीके से भाग लेते हुए उस चीज़ को फिर वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सामुदायिक गतिशीलता समुदाय के सशक्त बनाने और उन्हें अपने स्वयं के विकास को शुरू करने और नियंत्रित करने में ये सक्षम बनाने में मदद करती है। जब तक सामुदायिक समर्थन नहीं बनेगा और समाज के विभिन्न क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे तब तक किसी भी दिव्यांगता को मुख्य धारा में लाने की दिशा में बहुत ही कम प्रगति देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम वहाँ पर सक्रिय नहीं रहेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम उस चीज़ को आगे कैसे बढ़ावा देना है तो उस चीज़ को फिर हम बढ़ावा नहीं दे पाएंगे।
CBR कार्यक्रम बाधाओं को दूर करने के लिए समुदाय में हितधारकों जैसे कि विकलांग लोगों, परिवार के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों और विकलांग लोगों के संगठनों, समुदाय के सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों, स्थानीय नेताओं, निर्णय और नीति निर्माताओं को एक साथ लाने के लिए सामुदायिक गतिशीलता का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। समुदाय के भीतर और दिव्यांग लोगों को उनके समुदाय में समान अधिकारों और अवसरों को सफलतापूर्वक शामिल भी इसमें करना चाहिए। एक तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बना है, आप इसको देख सकते हैं कि ये आत्मनिर्भरता जो कार्यक्रम चलाया जाता है इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। इसमें सबसे पहले तो लोगों को एक साथ लाना होता है। जब आप कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो वहाँ पर किसी एक पर्सन के माध्यम से आप उस कार्यक्रम को संपन्न नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि आप लोगों को एक साथ में लेकर के आएँ, एकजुट करें वहाँ पे। दूसरा कार्यक्रम होता है कि जब आप लोगों को इकट्ठा कर ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर मोटिवेशन का काम करें, लोगों को जागरूक करें, उसके बारे में बताएं, उसके हानि लाभ बताएं, तो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, उससे जुड़ना पसंद करेंगे। तीसरा है संसाधनों एवं सेवाओं के वितरण में सहायता करना चाहिए। जो भी संसाधन उनके लायक हों उसको आप प्रोवाइड कराएं, जो भी सेवाएं वो दे रहा हो उस सेवाओं से उन्हें लाभ पहुंचाएं, और जो भी मतलब आवश्यकता अनुसार जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकता अनुसार जो भी आपसे बन सके, अगर आप वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वे आपके साथ आपके उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सामुदायिक भागीदारी को यहाँ पे सुविधाजनक बनाना और उसको मजबूत करना। जब आपके साथ में लोग जुड़ जाएं तो फिर आप ऐसा ना करें कि उनको जो लाभ मिल रहा हो उससे वंचित कर दें, या उनको जो अधिकार प्राप्त हो उस अधिकार को प्राप्त ना करने दें। एक तरीके से उनको भी सरल तरीके से अपने साथ में जोड़ करके रखें। इससे आपका जो संगठन रहेगा वो काफ़ी मजबूत बन जाएगा। अब हम बात करेंगे संसाधन जुटाना और प्रतिबंध करना। तो ये वित्तीय संसाधन, धन उगाहन कैसे करें, मतलब धन कैसे आप ला सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसे आप सुधार सकते हैं। तो नए कार्यक्रमों के विकास के लिए एक मौजूदा कार्यक्रम को अपनाना और फिर उसको जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों को तलाश करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम चलाना है उसमें आपके पैसे खर्च होंगे और आर्थिक धन की वहाँ पे अगर कमी हो रही है तो फिर आप उस कार्यक्रम को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो CBR के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग अलग स्रोतों से जो धन होता है उसको जुटाया जाता है। जहाँ तक संभव हो समुदाय आधारित वित्त पोषण पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्यक्रमों की जो अवधि होती है वो काफ़ी समय तक चलने वाली होती है, और इसमें स्थिरता अगर लाना है तो फिर आपको नए नए आयाम चुनने पड़ेंगे और लोगों का जो योगदान मिलेगा उससे फिर आपका जो कार्यक्रम रहेगा वो चलता रहेगा। जैसे इसमें सरकारी जो स्थानीय सरकारी अनुदान है या सब्सिडी है इसको शामिल कर सकते हैं, स्थानीय व्यापार और दान या जो इसमें परियोजना बनाए जाते हैं उन सभी को शामिल कर सकते हैं। फिर नागरिक समाज संगठन जैसे परिभ्रामी सभा या लायंस सभा, इन सभी को इसमें शामिल कर सकते हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए सेवा शुल्क व उपयोगकर्ता शुल्क, जिनके पास आवश्यक धन हो, इन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप रेफल्स, सामाजिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और अन्य विशेष कार्यक्रम शामिल कर सकते हैं। आय सृजन गतिविधियां कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस या फिर समुदाय आधारित जो निधि होती है उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगे, तो वित्तीय प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना होता है। इसमें ये सुनिश्चित करना होता है सबसे पहले कि जो कार्यक्रम है वो हितधारकों के प्रति जवाबदेही है या नहीं है, जिसमें अनुदान निकाय, समुदाय के सदस्य और जो दिव्यांग लोग हों वो भी इसमें शामिल हों। वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम प्रबंधक की एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है, अर्थात जो उसमें मेन होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसमें अन्य लोग भी जो शामिल होते हैं। खासकर कार्यक्रम अगर बड़े हैं तो उसमें धन भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो उसका भी वो ध्यान रखें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। तो वित्तीय प्रबंधन में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं ये जांचने के लिए एक तंत्र होता है और लागत तथा गतिविधियों से संबंधित होता है ये।
जिन्हें योजना चरण के दौरान रेखांकित किया जाता है। ये कार्यक्रम प्रबंधक के साथ सहमति व्यक्त भी किया जाता है इसमें, तब जाकर के वित्तीय प्रबंधन चलाया जाता है। वित्तीय विवरण पर्याप्त रूप से बनाए रखना होता है यहाँ पे। फिर त्वरित संदर्भ के लिए इसको वित्तीय आंकड़ों को अद्यतन करना होता है। फिर उचित जांच और संतुलन के लिए प्रणाली स्थापित करनी होती है। कार्यक्रम की वित्तीय स्थिति के बारे में सभी हितधारकों को नियमित आधार पर सूचित करना होता है। और कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण और स्थिरता वित्तीय सहायता भूटान की शाही सरकार और WHO द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार की जो विकेंद्रीकरण नीति के तहत समुदायों में लागू की जाने वाली सभी विकासात्मक गतिविधियां और कार्यक्रम अब विकेंद्रीकृत हो चुके हैं और केंद्रीय कार्यक्रम से धनराशि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जिलों में कार्यान्वयन करने के लिए इसको भी जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरल उपयोग। CBR जो कार्यक्रम होता है इसमें बहुत सारे चीज़ इसमें आपके शामिल होते हैं, जैसे कि क्षेत्र शामिल होता है, योजनाएं सभी शामिल होती हैं। तो सभी एक क्षेत्र के तहत आते हैं, एक कार्यक्रम के तहत आते हैं। और ये सार्वजनिक भवनों, शौचालय या घरों से संबंधित जो पहुंच संबंधी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को ये दूर कराता है। सामाजिक सेवा और समाज कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय निधि द्वारा एक निश्चित राशि समस्या के आधार पर वितरित की जाती है। स्वैच्छिक श्रम के रूप में सामुदायिक योगदान भी इसमें शामिल होता है और इसमें सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है और स्थिरता इसमें सुनिश्चित की जाती है। इसमें जो भी दिव्यांग व्यक्ति होता है उसकी पहुंच को, उसकी योग्यता को यहाँ पे शामिल किया जाता है। विनिमय प्रक्रिया 2006 की संख्या 1 में संशोधन भी चल रहे हैं। जिला, प्रांतीय और मंडल स्तर पर सरकारी संस्थानों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक भवनों और स्थानों तक पहुंच पर कई जागरूकता कार्यक्रम भी इसमें शामिल होते हैं, या ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं इनको जगह जगह पर आयोजित भी किए जाते हैं। अगला है सामाजिक सहभाग। सामाजिक सहभाग क्या होता है कि इसमें नए भागीदार संघों को दी गई जो अन्य सेवाओं के लिए समुदाय में पहले से ही स्वीकारता या विश्वसनीयता को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है और इसके फिर समुदाय से जो अतिरिक्त सेवाओं में रुचि लेने लगा या सेवाओं को स्वीकार करने में जो दृष्टिबाधित लोगों की पहचान करना, फिर उनको जागरूकता के माध्यम से इसमें शामिल करना। समुदाय के जो नेता हैं जो दृष्टिबाधित लोगों द्वारा विकसित गतिशीलता, दैनिक जीवन और सामाजिक कौशल में स्पष्ट रूप से नाटकीय सुधार में ये प्रभावित होते हैं। अर्थात जो भी कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जब ये प्रभावित होते हैं तो फिर इनको इसमें शामिल किया जाता है और उनको आर्थिक पुनर्वास दिया जाता है ताकि उनकी जो स्थिति हो वो सुधारा जा सके। और फिर इसमें और भी सरकार के माध्यम से या फिर समुदाय के माध्यम से जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सभी सुविधाओं का लाभ इन्हें दिलाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है। तो इस प्रक्रिया में जो प्रेरक और सुविधा प्रदाता के रूप में प्रतिभाशाली ग्राहक भी इसमें शामिल होते हैं और जो दृष्टिबाधित लोगों के परिवारों या फिर सामुदायिक नेताओं या फिर NGO या कभी कभी सरकारी क्षेत्रों और ग्रामीण सेवा संगठनों को भी ये सलाह देते थे। परियोजना विकास के भाग में समय समय पर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह की जो अवधि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भाग लेने वाले संघों की स्थिति का अध्ययन, उनके क्षेत्रों के विशेष पहलुओं और विशिष्ट सामान्य कठिनाइयों को साझा करने और कार्यसूचियों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित इनको किया जाता है। फिर ऐसे कार्यक्रमों में इनको वहाँ पर संवाद करने के लिए भी अवसर दिए जाते हैं और ऐसी योजना भी इसकी बनाई जाती है। इसके साथ साथ जो आसपास के अधिकारी होते हैं या अंध कल्याण विभाग होता है ये सभी इसमें शामिल होते हैं और इनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। CBR में भागीदारी को बढ़ावा देने में सरकार की जो रणनीतियाँ हैं और उनकी भूमिका ये हम जानेंगे अब। तो कार्यान्वयन में सुधार और मजबूती के लिए सरकार को CBR प्रोग्राम के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए प्रबंधन संरचनाएं स्थापित करनी चाहिए। इसमें नीति निर्माण योजना और उचित प्रशासन संरचनाएं, संसाधनों का प्रावधान, विकेंद्रीकरण, प्रशिक्षण कर्मियों
आगे की रेफरल प्रणाली और निगरानी और मूल्यांकन इसमें शामिल होते हैं। नीति निर्माण, समीक्षा एवं प्रचार प्रसार। विभिन्न सरकारों ने हाशिए पर मौजूद समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियां बनाई है। सरकारों के पास सामान्य रूप से कमजोर समूहों के लिए लागू रणनीतियां हैं, लेकिन ऐसी नीतियां रचना करने की आवश्यकता है जो विकलांगों के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करे। इसके लिए नए फार्मूले बनाने, मौजूदा को बढ़ावा देने या उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता होती है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूली शिक्षा और रोजगार के अवसरों जैसे विशेष जो क्षेत्र में किसी भी कमी को वहाँ पर देखा जा रहा है या समस्या को देखा जा रहा है तो उसको ठीक किया जा सके, और जिससे कि जो दिव्यांग व्यक्ति हों वो प्रभावित ना हो, उनको सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। फिर एक विस्तृत नीति यहाँ पे तैयार किया जाता है। सरकार बताती है कि क्या हासिल किया जाना है और इसमें परिवर्तन कैसे लाना है, कौन इसका जिम्मेदार होगा और परिवर्तन कब किया जा सकता है, और संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सारी चीज़ें फिर सरकार यहाँ पे निर्धारित करती है। आगे हम बात करेंगे कि उपयुक्त प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित करना। तो सरकार ने CBR कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित कराने के लिए अनेक प्रकार के संरचनाएं बना रखे हैं, और इनमें दिव्यांग मुद्दों को भी शामिल किया गया है। और इसमें सामाजिक विकास मंत्रालय में दिव्यांग और बुजुर्ग विभाग दोनों शामिल हैं। इस विभाग ने एक राष्ट्रीय CBR संचालन समिति भी स्थापित की है, जिसमें CBR कार्यक्रमों को वहाँ पर गतिविधियों की जो CBR कार्यक्रमों की जो गतिविधि होती है उन सभी की निगरानी जो वहाँ के हितधारक होते हैं वो सभी करते हैं, और वो भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि संसाधनों का संगठन करना। तो निधि या कार्मिक या फिर उपकरण, परिवहन, भौतिक संरचनाएं या सांख्यिकी सेवाएं, अनुसंधान, सूचनाएं या कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन्हें संगठित करना होता है। और केंद्रीय, स्थानीय सरकारी निकाय, समुदाय और गैर सरकारी संगठन के संसाधन इसमें प्रदान किए जाते हैं। यहाँ सरकार की जो भूमिका समुदाय के साथ में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना होता है और समुदाय को ये बताना होता है कि उसे करना है, किस प्रकार से करना है, जैसे कि स्थानीय प्रबंधन और उसके जो सहायता और फेडरल के माध्यम से वहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हों या अनुपस्थित हों, वो जो कार्यक्रम नहीं पूरे हुए हों उनको सभी पूरा करें। नेक्स्ट है कि सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकेंद्रीकरण। तो सामुदायिक भागीदारी को कैसे यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है, तो CBR कार्यक्रम जो होता है इसके विकास की प्रमुख विशेषताओं में एक विकेंद्रीकरण भी होता है। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि इस प्रक्रिया में समुदाय आधारित जो पुनर्वास कार्यक्रम होते हैं उसमें उच्च स्तर की भागीदारी हो सके। तो इसमें काफ़ी जो आपकी योजनाएं बनी होती हैं या दृष्टिकोण शामिल होते हैं उनमें बदलाव लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण। सभी स्तरों में सक्षम और कार्यबल के निर्माण के लिए एक घटक यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। युगांडा में CBR कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण UNISE और COMBRA और मार्केरकर विश्वविद्यालय 1994 में इसको किया गया था। और संवेदीकरण में एक प्रमुख गतिविधि इसमें शामिल होती है। काफ़ी टेक्निक्स इसमें शामिल होते हैं, और जो टेक्निक्स को जानने वाले लोग होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं। भवन और रख रखाव, रेफरल विकल्प। तो रेफरल विकल्पों को उन स्थानों के रूप में देखा जाता है जहां पर दिव्यांगों को उपचार, शिक्षा, रोजगार और कानूनी सलाह के लिए यहां पर जोड़ा जाता है। खासकर यहाँ पे समुदाय के द्वारा इनको नियंत्रित भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार की भूमिका क्या है और उसकी सेवाएं क्या हैं, उसको कुशलतापूर्वक कैसे संचालित करना है, ये सभी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका जांचना और परखना। तो सरकार द्वारा लोगों से संबंधित सभी कार्यक्रमों की जो प्रगति होती है, अर्थात जो सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनकी निगरानी करना होता है, फिर इसका मूल्यांकन करना होता है। इसमें ये जांच करना होता है कि किस प्रकार से कार्यक्रमों को चलाए गए, उसमें लोगों को कितने लाभ मिले,
लोगों को उससे कितना कुछ अर्जित हो रहा है, फिर उनका विकास कितना हो रहा है, कितनी गुणवत्तापूर्ण उनकी योजनाएं हैं, इन सभी को यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। उच्च स्तर की भागीदारी को भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है, और जहाँ तक हासिल नहीं किया जाता है वहाँ की भागीदारी स्तर और सभी हितधारकों को यहाँ पे आगे इस कार्यवाही को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और फिर उन पे कुछ दबाव भी डाला जाता है ताकि वो ये सारे कार्यक्रम अच्छे से संपन्न कर सकें और लोगों को इसमें जोड़ सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों को 3.3 कंप्लीट कराया गया। तो आप लोग इस अध्याय को पढ़ना ना भूलें। इसके पहले भी जो भी वीडियो दिए गए हैं, अगर उसमें भी कहीं भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं कोई समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका यहाँ पे वीडियो में निदान किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।